हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MV Academy एंड दिस इज़ योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम AC सर्किट वाले चैप्टर के एक्सरसाइज के जितने भी अनसॉल्व्ड MCQs हैं और न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब कुछ डिटेल में करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बच्चों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है MCQs का। एक बार ध्यान से क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द RMS करंट इन अ 50 हर्ट्ज AC सर्किट, तो आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, ठीक है, इज 5 एम्पियर। आपको RMS करंट कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर, ठीक है। तो गिवन में देखिए मैंने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, यहाँ पे RMS करंट जो है वो 5 एम्पियर लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड्स आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0 इज, तो आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 1/300 सेकेंड्स। तो 1/300 सेकेंड्स में हमको करंट I फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी बच्चों ध्यान से देखिएगा और समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। इसको टू फाइंड में हमको करंट निकालना था बच्चों। अब ध्यान से देखिए, आप सबको पता होता है हमारी जो पीक करंट होती है और RMS करंट होती है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है बच्चों। ये देखिए अपन सबने पढ़ा हुआ है, IRMS जो रहता है दैट इज नथिंग बट I0/√2, राइट। तो यहाँ से हमारा जो बच्चों I0 का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर I0 इज नथिंग बट इट इज IRMS इंटू √2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और IRMS का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 5, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि मेरा I0 का जो वैल्यू है बच्चों ये हो जाएगा 5√2 एम्पियर, ठीक है। अब एक बार अगर ये वैल्यू मिल गया बच्चों ना, ध्यान से देखिएगा, वी ऑल्सो नो दैट हम क्या जानते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, करंट का जो जनरल इक्वेशन है वो होता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, बराबर है बच्चों। और आप सबने पढ़ा हुआ है ओमेगा जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। नहीं, आइए बच्चों आगे अगले पेज पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, I जो है दैट इज इक्वल टू I0 साइन, और मैंने ओमेगा के जगह पे 2πf लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2πft, ठीक है बच्चों। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए I इज इक्वल टू I0 का वैल्यू कितना था, 5√2 हमने अभी भी निकाला था, इंटू साइन 2π इंटू फ्रीक्वेंसी हमको कितनी दी हुई थी बच्चों, 50, इंटू टाइम कितना दिया हुआ था, 1/300 सेकेंड्स। नाउ ध्यान से देखना बच्चों, ये 50 और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। एक बार देखो ध्यान से, 50 और ये मैं कैंसिल कर देता हूँ 6, और ये 2 और मैं ये कैंसिल कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3। सो आई विल बी सिंपली लेफ्ट विथ हाउ मच बच्चों, देखो ध्यान से, I इज इक्वल टू 5√2 इंटू साइन ऑफ, ऊपर है पाई और नीचे है 3, सो दिस इज साइन π/3। आप सबको पता है साइन π/3 साइन 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, सो I इज इक्वल टू 5√2 इंटू साइन 60 डिग्री इज नथिंग बट √3/2, ठीक है बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला √2 और नीचे वाला 2 जो है ये कैंसिल होकर के यहाँ पे क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा, बिकॉज 2 जो होता है इज नथिंग बट √2 इंटू √2। तो ऊपर और नीचे एक √2 कैंसिल हो गया, नीचे हमारे पास एक बचेगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, तो हमारे पास I की वैल्यू बच्चों क्या मिल गई, हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 5 इंटू √3/√2 विच आई कैन राइट एज 5 द होल रूट ऑफ 3/2 एम्पियर, ठीक है बच्चों। सो हमारा करेक्ट I का आंसर कितना मिल गया हमको, I जो है दैट इज इक्वल टू 5√3/2 एम्पियर, ये हमको आंसर मिल गया, ठीक है बच्चों। अब आइए देखिए ऑप्शन एक बार देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। सो देखिए ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है, बिकॉज देखो उसका आंसर कितना दिया हुआ है, 5√3/2 एम्पियर। आई होप बच्चों सबको समझ में आया ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगले MCQ के ऊपर चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स ना, इसका अगर क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार देखो ध्यान से, अ रजिस्टर ऑफ 500 ओम, सो रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, R की वैल्यू दी हुई है, एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी, ये आपको इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ, मतलब L का वैल्यू दिया हुआ है। सो देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, आर इन सीरीज विथ एन AC सोर्स विच इज गिवन बाय, वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए गिवन में,
फिर पूछता है द पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो ये जो दोनों अपन ने सीरीज में लगाए हैं कौन कौन, रजिस्टर और इंडक्टर, इनकी वजह से अपने को पावर फैक्टर सीरीज में जो मिलेगा वो अपने को निकालना है। ठीक, अब बच्चों ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, हमको इक्वेशन जो वोल्टेज का दिया हुआ है, वी हैव V इज इक्वल टू 100√2 साइन ऑफ, ब्रैकेट में दिया हुआ है 1000t। ध्यान से देखना बच्चों और समझना है इसको। अब अगर ये वोल्टेज है बच्चों तो इसको हम कंपेयर करते हैं। सो कंपेयरिंग दिस विथ E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। जब हम इससे कंपेयर करेंगे बच्चों ध्यान से देखना, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 रेडियन पर सेकेंड। ये हमको ओमेगा का वैल्यू मिल गया। ठीक, अब एक बार ओमेगा का वैल्यू मिल गया तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। हम सबको पता है एक्सएल जो रहता है ये होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू है, एल की वैल्यू दी हुई है। सो दिस इज 1000 इंटू एल की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 0.5, यानी मेरे को एक्सएल का वैल्यू हो गया मेरे पास 500 ओम। ठीक, ऑल्सो एक्सएल मिल गया। अब ध्यान देना बच्चों, एक बार एक्सएल मिल गया तो ऑल्सो हम पावर फैक्टर का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ऑल्सो पावर फैक्टर इज गिवन बाय, अब आज ही अगले पेज पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, पावर फैक्टर इज गिवन बाय, पावर फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस फाई से। तो देखो इधर लिखता हूं, पावर फैक्टर इज गिवन बाय पावर फैक्टर कॉस फाई जो है दैट इज नथिंग बट r अपॉन अंडर रूट, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो दिस इज एक्सएल का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना और समझना। अब हमको वैल्यू क्या दिया हुआ है रेजिस्टेंस का, R की वैल्यू हमको दी हुई थी 500 ओम। सो वैल्यू पुट कर दिया 500 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्सएल। एक्सएल अपने को कितना मिला था बच्चों, 500, तो ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। ध्यान से देख लेना बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर और नीचे देखो ध्यान से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मेरा कॉस फाई जो है पावर फैक्टर दैट इज इक्वल टू, ऊपर तो है 500 और नीचे जो है वो 500 का स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया ना बच्चों, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 500 का स्क्वायर रूट। एक बार ध्यान से देखिए बच्चों इसको, एंड दिस कैन बी रिटन एज 500 अपॉन, ये स्क्वायर रूट जो है वो दोनों के पास जाएगा तो √2 के पास जाएगा, तो ये 2 के पास जाएगा तो √2 हो गया बच्चों, और 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 500। देखिए एक बार ध्यान से, अब ऊपर वाला और नीचे वाला जो 500 है बच्चों ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ये 500 और 500 मैंने ऊपर और नीचे कैंसिल कर लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा मेरे को कॉस फाई का वैल्यू जो है विच इज़ योर पावर फैक्टर इज नथिंग बट 1/√2। ठीक है, तो अभी आपको जो आंसर मिल गया पावर फैक्टर का वो कितना मिल गया, 1/√2। अब आइए एक बार ऑप्शंस में चलते हैं और देखते हैं बच्चों क्या है आंसर। सो देखिए ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सेकंड वाला एमसीक्यूज भी बच्चों समझ में आ गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आइए बच्चों ध्यान से देखिए इसको और समझिए इसको ध्यान से ना। थर्ड क्वेश्चन एक बार देखेंगे बच्चों, इन a circuit LCR are connected in series with an alternating voltage of frequency f, the current leads the voltage by 45 degree। ना ऑलरेडी मेंशन किया है क्वेश्चन में कि LCR सीरीज में कनेक्टेड है इस तरीके से कि जो आपका वोल्टेज है ना वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो आपका पीछे चल रहा है और करंट जो है वो लीड कर रहा है। ठीक है, कितने डिग्री से, 45 डिग्री से। सो फाई जो है आपका, फाई का वैल्यू जो है वो बच्चों दिया हुआ है 45 डिग्री फेज लीड। ठीक है, अब आपको फाइंड करने क्या बोला है, कैपेसिटेंस C की वैल्यू फाइंड करने बोलिए। तो देखो बच्चों ध्यान से, हम सब ने फेज डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, tan फाई का जो वैल्यू होता है किसी भी LCR सीरीज सर्किट के लिए वो हम क्या लिखते हैं, इट इज़ नथिंग बट XL माइनस XC डिवाइड बाई R, यही पढ़े हैं। देखो अब आपको फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, बराबर। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे सो एक्सएल माइनस एक्सी जो है वो किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। ध्यान से देख लो, अब यहाँ से हमको कैपेसिटेंस निकालना है तो मैं एक्सी एक साइड रखता हूँ, तो एक्सी यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा एक्सएल माइनस आर। आइए बच्चों अगले पेज पे ध्यान से देखिएगा ना। एक्सी आप सबको पता है, एक्सी क्या होता है, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी और एक्सएल होता है आपका ओमेगा एल माइनस आर। ओमेगा आप सबको पता है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, 2πfc इज इक्वल टू 2πfl माइनस आर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों साइड रेसिप्रोकेट कर दूं बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 2πfc जो है और ये हो जाएगा 1/2πfl माइनस आर। मतलब मैंने दोनों साइड जो है वो रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, जब ऐसा करेंगे अब अपने को क्या निकालना था, यहाँ से कैपेसिटेंस सी की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए बच्चों यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 2πf जो है वो हम नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/2πf बाहर इन ब्रैकेट 2πfl माइनस आर। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। सो 1/2πf इन ब्रैकेट 2πfl माइनस आर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों सबको समझ में आया होगा ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है ना आपके स्क्रीन के ऊपर है, फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला है हमको, इन एन एसी सर्किट ई एन आई आर गिवन बाई, ईएमएफ का भी इक्वेशन दिया हुआ है और करंट का भी इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, अब देखो आपको ईएमएफ का इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, आपको करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको पावर डिसिपेशन मतलब पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो जो गिवन इक्वेशन है वी हैव क्या, ई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ई इज इक्वल टू 150 साइन ऑफ ब्रैकेट 150t। देखो ये दिया हुआ है, इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। सो कंपेयरिंग विथ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 150 वोल्ट एंड ओमेगा जो है ये हो जाएगा 150 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ऑल्सो अभी करंट का इक्वेशन भी दिया हुआ है, आई जो है ये दिया हुआ है आपको कितना, 150 साइन इन ब्रैकेट 150t प्लस π/3। ध्यान से देखना बच्चों, तो यहाँ से अभी अपन कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विथ अब करंट जो है इसमें फेज डिफरेंस दिख रहा है बच्चों आपको। ठीक है, सो हमको इक्वेशन से किससे कंपेयर करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाई से। तो अभी आपको हमको क्या मिल जाएगा, आई नॉट जो है दैट इज इक्वल टू 150 एम्पियर। ठीक है, और आपको फाई की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी π/3। ठीक है, रेडियन। अब एक बार ये वैल्यूज मिल गए बच्चों, ध्यान से देखना और समझना। तो हमको पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमको क्या पता है, देखो बच्चों ध्यान से ना, पावर जो रहता है, पावर दैट इज गिवन बाय, क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पूछा था, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। ठीक है, सो पावर का फॉर्मूला जो है, पावर पी जो है दैट इज इक्वल टू क्या रहता है बच्चों, ध्यान से हमने पढ़ा हुआ है ये, इट इज नथिंग बट ई नॉट आई नॉट cos phi डिवाइड बाय 2। ठीक है, आपके पास ई नॉट का भी वैल्यू है, आई नॉट का भी वैल्यू है। सो ई नॉट फॉर अस इज 150, आई नॉट इज ऑल्सो 150 और इनटू कॉस ऑफ फाई का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, π/3 पुट कर दिया इधर, कॉस ऑफ π/3 डिवाइड बाई 2। देखो ध्यान से, तो हमारे पास पावर फैक्टर पावर जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, पावर जो है P दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा आपका 150 इंटू 150/2 को 75 कर लेते हैं बच्चों, इंटू कॉस π/3। अभी ये कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है आप सबको पढ़ा, आप सबने पढ़ा हुआ है बच्चों,
cos 60 डिग्री इज़ 1/2, और ये 2 और ये 150 इसको मैं कट कर लेता हूँ बच्चों। तो एक बार ध्यान से देखो, ये 2 और ये 2 मैंने 75 कर लिया था, और ये 2 और ये 150 ये मैं 75 कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 75 इंटू 75, दैट मीन्स मेरे पास मेरा पावर का जो वैल्यू है, पावर P, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 इंटू 75, दैट इज़ 5625 वाट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन बच्चों, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड पावर होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों ना, एक बार क्वेश्चन समझ लेंगे जल्दी से। इन अ सीरीज LCR सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज 45 डिग्री। तो ऑलरेडी फेज डिफरेंस दिया हुआ है, फाई का वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। देन द पावर फैक्टर विल बी, आपने को पावर फैक्टर निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपने क्या जाना हुआ है, देखो, फॉर सीरीज LCR सर्किट, किसी भी सीरीज LCR सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर होता है उसकी फॉर्मूला क्या होती है, ध्यान से देखिए बच्चों। पावर फैक्टर इज नथिंग बट cos फाई, और फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, cos 45 डिग्री, cos 45 इज नथिंग बट 1/√2 विच इज 0.707, ठीक है। सो अभी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आप सबको समझ में आया ये सारे के सारे MCQs, ठीक है। अब आइए न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ओके बच्चों, देखिए ध्यान से, आपको पहला न्यूमेरिकल जो AC सर्किट चैप्टर का जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके पहले जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे थियरी क्वेश्चन हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स, ठीक ना बच्चों। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में पहले क्या बोला एक बार देख लेते हैं बच्चों। इफ़ द इफेक्टिव करंट इन अ 50 साइकिल AC सर्किट इज़ 5 एम्पियर, तो कोई भी AC साइकिल में ये 50 साइकिल्स जो रहते हैं दे विल रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी जो है 50 साइकिल्स के लिए कितना हो गया, 50 हर्ट्ज। और AC सर्किट में जो इफेक्टिव करंट होता है दैट इज़ नथिंग बट RMS करंट। तो बच्चों देखो ध्यान से, आपको AC साइकिल का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको RMS करंट की वैल्यू दी हुई है। सो पहला चीज़ क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I0 से। तो देखिए मैंने पहला जो आपको टू फाइंड रखा हुआ है उसमें क्या रखा हुआ है, पीक करंट I0 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर क्वेश्चन के आगे क्या बोलता है, व्हाट इज़ द करंट 1/600 सेकेंड्स आफ्टर इट वॉज 0। तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट भी पूछा है, कितने टाइम के बाद, 1/600 सेकेंड्स के बाद। तो हमको टाइम भी दिया हुआ है बच्चों, ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखना और समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सबको पता है IRMS जो रहता है उसका रिलेशन जो है, IRMS जो है दैट इज नथिंग बट I0 डिवाइड बाय √2, ठीक है। तो यहाँ से I0 की वैल्यू कितनी हो गई, I0 इज नथिंग बट IRMS इंटू √2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ना। IRMS की वैल्यू दी हुई है, दैट मीन्स I0 का वैल्यू कितना हो गया, 5√2 एम्पियर, ठीक। ये आपको फर्स्ट आंसर पूछा था कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड्स आफ्टर इट वाज 0। ना इसका जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का बच्चों ध्यान से देखना, ये इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हैं। सो वी ऑल्सो नो दैट, हमको क्या पता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस जो करंट होता है उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, I जो रहता है दैट इज नथिंग बट I0 इंटू साइन ओमेगा टी। और आप सबको पता है कि हम ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा जो है वो बन जाता है 2πf, ठीक है। तो अभी हमारे पास जनरल इक्वेशन जो है वो क्या आ गया, I इज इक्वल टू I0 साइन 2πft। आइए बच्चों अगले पेज पे चलते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो अभी देखेंगे ध्यान से, हमने यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर I जो है दैट इज इक्वल टू I0। ना I0 की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करके निकाली बच्चों, इट इज़ 5√2, ठीक है। सो यहाँ पे पुट किया 5√2 इंटू साइन, ये हो जाएगा आपका 2π इंटू f जो है फ्रीक्वेंसी इज़ 50 इंटू टाइम कितना दिया है बच्चों, 1/600, ठीक है। पुट कर दिया।
अब देखो जो कैंसिल होता है वो कट कर लेते हैं बच्चों, एक बार ध्यान से देखना। सो ये 50 और ये कट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और फिर ये 2 और 12 कट कर लीजिए, ये हो जाएगा 6। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, एक बार लिखता हूँ, आई जो है दैट इज़ इक्वल टू 5√2 इंटू साइन, ये हो जाएगा π/6, ठीक है। और साइन π/6 आप सबको पता है इट इज़ साइन 30 डिग्री, यानी कि आई का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 5√2 इंटू साइन 30 डिग्रीज 1/2। दैट मीन्स एक √2 ऊपर और एक √2 नीचे, कैंसिल कर लीजिए। सो ये √2 और ये मैं कट कर लेता हूँ, आई विल बी लेफ्ट विथ 5/√2। एंड हम सबको पता है 5 इंटू 1/√2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, इट इज़ 0.707, ठीक है। सो 0.707 को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हमको आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 3.535 एम्पियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया बच्चों। सो पहले हमने इसका पीक करंट निकाला, फिर हमने इसके बाद उसका जनरल करंट, इंस्टेंटेनियस करंट निकाला, कितने टाइम के बाद, 1/600 सेकेंड्स के बाद, ठीक है बच्चों। आई होप सबको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन एक बार। अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वाट फॉर 220 वोल्ट AC सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज। सो बेसिकली आपको क्या पावर जो है वो लाइट बल्ब का दे दिया है, एवरेज पावर इज़ 100 वाट, और आपको RMS वोल्टेज जो है, क्योंकि AC सप्लाई का वोल्टेज है इसलिए RMS वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है बच्चों, ठीक है। कैलकुलेट, पहला रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, फर्स्ट पार्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड दी RMS करंट थ्रू द बल्ब, RMS करंट यानी कि IRMS निकालना है, ठीक है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, देखो बच्चों ध्यान से समझना और करना इसको, देखो जैसा कि अपन सब जानते हैं एवरेज पावर जो रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज पावर इज नथिंग बट ERMS इंटू IRMS, ठीक है। ध्यान से देखना, AC सप्लाई में हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा IRMS कितना हो जाएगा बच्चों, IRMS हो जाएगा P एवरेज डिवाइड बाय ERMS। P एवरेज हमको दिया हुआ था 100 वाट अपॉन ERMS की वैल्यू हमको दी हुई है 220। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, IRMS का वैल्यू बच्चों मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, दिस इज़ नथिंग बट 0.4545 एम्पियर। तो ये बच्चों हमारा हो गया IRMS करंट, ठीक है। फिर अभी रेजिस्टेंस पूछा है बच्चों ऑल्सो। अब बच्चों ध्यान से देखना, एक बार ये मिल गया तो रेजिस्टेंस के लिए क्या रहता है, ध्यान देना, कोई भी सर्किट में अगर अपने को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो देखो ERMS जो रहता है, या रेजिस्टेंस में डायरेक्टली अगर लिख दूँ, रेजिस्टेंस ऑफ एन AC सर्किट इज नथिंग बट RMS वोल्टेज अपॉन RMS करंट। सो अभी हमको खाली क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। आ जाओ अगले पेज पे बच्चों, ध्यान से देखना। सो बेसिकली मुझे रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा, R का वैल्यू जो है वो ERMS, ना ERMS हमको कितना दिया हुआ था 220 वोल्ट अपॉन IRMS की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, इट इज़ 0.4545 एम्पियर। ना इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको इतना आएगा, मैं डायरेक्टली लिख दिया। आप अगर चाहो तो लॉग टेबल से इसको कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बच्चों आपको आ जाएगी 484 ओम। आई होप बच्चों सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत ध्यान से देख लेना और समझ लेना इसको, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा ना। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बच्चों, इसलिए हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखो बच्चों। अ 15 माइक्रोन फेरेड कैपेसिटर, सो बेसिकली आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है, देखो C का वैल्यू दिया हुआ है 15 माइक्रोन फेरेड, यानी कि 15 × 10⁻⁻⁶ फेरेड, ठीक है। इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। तो बेसिकली आपको क्या हो गया, RMS वोल्टेज दे दिया, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट, RMS एंड पीक दोनों निकालने बोला है देखो करंट में इन द सर्किट। तो पहला चीज़ आपको क्या क्या फाइंड करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला है देखो, फिर आपको RMS करंट बोला है और फिर आपको पीक करंट बोला है, ठीक। अब बोलता है इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड,
यानी कि पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले वाले फ्रीक्वेंसी का डबल हो गया बच्चों, ध्यान से देखना। सो F2 जब 2F1 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता है। तो आपको पूछता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट की वैल्यू क्या होगी। मतलब अगर मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि ये इनिशियल वैल्यूज थे, सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC2 की वैल्यू कितनी होगी जब हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया है, और पीक करंट का वैल्यू कितना होगा जब हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया है। हो बच्चों सबको समझ में आया क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आइए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं बच्चों, मैं एक एक करके दूंगा, ध्यान से देखना और समझना इसको, ठीक है ना। बच्चों ध्यान से देखो, आप सब ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है XC जो है, ठीक है बच्चों ध्यान से देखना, XC कितना होता है 1/ωc, यानी कि 1/2πfc। अब हमारे पास वैल्यूज है सारे, तो मैं सारे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 या 142 जो डालना है पुट कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई थी कितना 50 हर्ज, राइट। सो 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी पुट कर दो इंटू कैपेसिटेंस हमने को कितना दिया था 15 माइक्रोन फेरेड, यानी ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
बता रहा हूँ, लॉग कैलकुलेशन से इन सारे वैल्यूज़ को जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको XC का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है बच्चों ये आ जाता है 212 ओम। ठीक, XC का वैल्यू मिल जाता है। अब हमारे लिए ये बेसिकली क्या है, ये पहली वैल्यू है ना कैपेसिटेंस की। तो हमने नोटेशंस में देखो एक बार क्वेश्चन में बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस पहले वाले को क्या लिया था, XC1 लिया था, तो इसीलिए मैं लिखते टाइम पे इसको XC1 कर दूंगा। ध्यान से देखना, सो फॉर मी दिस इज XC1। ठीक है, कैपेसिटेंस को हमने 1 2 नहीं लिया था तो इसलिए नोटेशंस में वो नहीं लिखा मैंने। ठीक, अब बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना इसको। पहले वाला हमको RMS करंट और पीक करंट भी निकालने का है। ठीक है, तो नाउ IRMS जो रहता है, IRMS दैट इज नथिंग बट EMF अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। सो IRMS 1 के लिए मैं जा रहा हूँ तो इसलिए मेरे को कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 का लगेगा। ERMS की वैल्यू हमको दी हुई है बच्चों, कितना दिया हुआ है ERMS का क्वेश्चन में, 220 वोल्ट। सो वैल्यू पुट कर दिया अपॉन XC1 का वैल्यू हमको अभी अभी मिला है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 212 ओम। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बच्चों IRMS 1 जो है, जो हमने नोटेशन में लिखा हुआ है, IRMS 1 की वैल्यू मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.04 एम्पियर। दिस यू ऑल कैन चेक विथ योर लॉग टेबल। ठीक है, एक बार ये वैल्यू मिल गया। आप सबको पता है कि RMS करंट और पीक करंट में रिलेशन √2 से डिसाइड करते हैं अपन। ठीक है, तो आओ बच्चों देखो अगले पेज में बताता हूँ। नाउ आप सबको पता है IRMS 1 जो रहेगा दैट इज नथिंग बट I01 डिवाइड बाय √2, यानी मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि I01 जो है आपका पीक करंट पहली वाली वैल्यू का, वो हो जाएगा IRMS 1 इंटू √2। पहले वाली वैल्यू हमको कितनी मिली थी, 1.04 बच्चों, तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया 1.04 इंटू √2 का वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, आपको इसको I01 का जो वैल्यू है बच्चों वो मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.47 एम्पियर। सो दिस इज व्हाट इज योर पीक करंट, RMS करंट एंड योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, पहले वाले केस के लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हमने जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का वो डबल कर दिया, तो डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे और करंट पे, ये अपने को बताने का है। ध्यान से देखना और समझना ना। वी हैव XC as 1/2 पाई FC, ये अपन सबको पता है। तो अगर मैं XC1 लिखता हूँ बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई F1C। देखो ध्यान से,
एंड अगर मैं XC2 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 पाई F2C। ठीक है, इन दोनों को बच्चों डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखो। सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे XC1 अपॉन XC2 करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/2 पाई F1C इंटू 2 पाई F2C डिवाइड बाई 1। देखो ऊपर नीचे मैक्सिमम चीज़ें कैंसिल हो जा रही हैं, सो 2 पाई कैंसिल, C और C भी कैंसिल। अपने पास क्या बचेगा बच्चों, ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं कि XC1 जो है अपॉन XC2 जो है दैट इज़ इक्वल टू, ऊपर है F2 2 टाइम्स है F1 का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा तो क्या होगा, और नीचे है F1, यानी कि इधर क्या बचा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो कैपेसिटिव सेकेंड वाले केस का है वो क्या हो जाएगा, XC1 डिवाइड बाय 2। बच्चों एक बार ध्यान से देख लो, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो हमको इक्वेशन में क्या पता चल रहा है, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, तो हमको पता चल रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाफ। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल करते हो तो इसका इफेक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या करेगा, वो जो है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने आपको अभी बताया इसके ऊपर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस के ऊपर ऑल्सो, अब बच्चों थोड़ा ध्यान दे देना, आप सबको पता है करंट और वोल्टेज में रिलेशन क्या होता है। सो फॉर कैपेसिटिव सर्किट, कोई भी कैपेसिटिव सर्किट में बच्चों जो करंट होता है, आप सबको पता है करंट इज नथिंग बट, ध्यान देना, इट इज़ 2 पाई FC इंटू आई। बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस जो रहता है वो आपका होता है वोल्टेज अपॉन करंट। तो वहाँ से देखो ये कहाँ से आया बच्चों, आप सबको पता है रेजिस्टेंस जो रहता है XC, ये रहता है E अपॉन आई ना, देखो, और मैंने XC हमको पता है, हम XC को क्या लिखते हैं, 1/2 पाई FC। ध्यान से देखो एक बार, ये हो जाएगा E अपॉन आई। ठीक है, तो यहाँ से जो हमको रिलेशन मिलेगा, देखो अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमको I क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू 2 पाई FC इंटू ई। ठीक है, वही रिलेशन मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। अब यहाँ से देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, अगर आप C रखते हो और F के बीच में रिलेशन, बिकॉज E कांस्टेंट अगर कर लेते हैं तो इस फॉर्मूले से हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा I जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो अगर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, दैट मीन्स क्या हो गया कि इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड देन करंट जो है आपका will also get doubled। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकाल दे, पहले वाले में मैंने रिलेशन के टर्म्स मैंने डायरेक्टली आपको इक्वेशन पुट करके बता दिया फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में मैंने बच्चों आप लोगों को वहाँ से रिलेशन से बता दिया। दोनों में से कोई भी आप एक दूसरे के लिए रिपीट कर सकते हो। ठीक, तो बेसिकली हमको ये समझ में आ रहा है कि जब हम फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो हाफ होता है, और जब हम फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो करंट की वैल्यू जो रहती है वो डबल होती है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन अच्छे से। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको ना। क्वेश्चन नंबर 15, एक बार क्वेश्चन देख के समझ के लो बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एन AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी। तो कोई एक AC सर्किट है जिसमें खाली इंडक्टर है जिसका वैल्यू दिया हुआ है, L की वैल्यू 200 दी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो। If the current is represented by a sine wave of amplitude 0.25 एम्पियर and frequency 60 Hz, तो अगर आपको साइन वेव का करंट वैल्यू दिया हुआ है, मतलब I0 की वैल्यू दी हुई है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, पाई का वैल्यू आपको 3.142 लेने के लिए बोला है। ठीक, सो हमको क्या पूछा है कैलकुलेट करने के लिए बच्चों, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस ERMS अपने को कैलकुलेट करना है ना। अब बच्चों ध्यान से देखना और समझना,
हम सबको पता है आरएमएस रिलेशन कैसे निकालते हैं अपन सबको पता है आई आरएमएस जो रहता है दिस इज नथिंग बट आई नॉट डिवाइड बाई √2। आई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.25 अपॉन दिस इज √2। वैल्यू आपको पता है √2 का क्या होता है रेसिप्रोकल में, सो आई आरएमएस इज नथिंग बट 0.25 इंटू 1 अपॉन √2 इज 0.707 जस्ट मल्टीप्लाइड आई आर एम एस का वैल्यू आपको मिल जाएगा बच्चों 0.1768 एम्पियर। ध्यान से देखना और समझना। सो दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक, एक बार ये वैल्यू मिल गया, आई आर एम एस मिल गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं ना, सिर्फ इंडक्टर लगाया सर्किट में तो हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए अगले पेज पे ध्यान से देखिएगा। तो एक्सेल क्या होता है, ऑल्सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों। एक्सेल जो रहता है इज ओमेगा एल दैट इज इक्वल टू 2πfl। वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू पाई इज 3.142 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया है बच्चों 60 हर्ट्ज इंटू इंडक्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 हेनरी, राइट। सो पुट कर दिया और इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेल का वैल्यू जो है वो बच्चों आ रहा है मुझे 754.08 ओम। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं बच्चों आप लोग। अब एक बार ये दोनों वैल्यूज आ गए बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है देखो ना, वी नो दैट कोई भी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस के बराबर। रेजिस्टेंस जो रहता है वो किसके बराबर रहता है, वोल्टेज अपॉन करंट, और इसी सर्किट में वोल्टेज ई आर एम एस और करंट जो रहता है वो रहता है आई आर एम एस। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, आप सब लोग इस इक्वेशन से ई आर एम एस का वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से ई आर एम एस हो जाएगा एक्स एल इंटू आई आर एम एस, विच नाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग हियर फॉर यू ऑल। ध्यान से देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा ई आर एम एस दैट इज इक्वल टू, एक बार देखो एक्सेल का वैल्यू क्या मिला है 754.08 इंटू आई आर एम एस की वैल्यू एक बार चेक करते हैं बच्चों, इट इज़ 0.1768। ठीक है, तो जब ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करोगे आपको ई आर एम एस का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगा 133.4 वोल्ट। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था और कुछ नहीं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज इक्वल टू 220 sin 100 पाई टी इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 1 अपॉन पाई हेनरी। तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है ईएमएफ का, आपको इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है। सो देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ईएमएफ लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू लिखी हुई है। राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू दी सर्किट। तो पहले अपने को इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट आई का इक्वेशन लिखना है। What will be the reading of the AC गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। तो अगर अपन ने सर्किट में कोई AC गैल्वेनोमीटर लगाया होता तो उसका करंट, AC गैल्वेनोमीटर कैसा करंट मेजर करेगा, RMS करंट, मतलब मेरे को रीडिंग ऑफ AC गैल्वेनोमीटर मतलब RMS करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा समझ के लेना। देखो क्वेश्चन में वी हैव इक्वेशन ऑफ वोल्टेज जो दिया है वो लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू 220 साइन ऑफ 100 पाई टी, ये दिया हुआ है बच्चों। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग दिस विथ, अगर मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो अभी क्या क्या मिल जाएगा देखो, हमको ई नॉट का वैल्यू तो मिल गया 220 वोल्ट और आपको ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा 100 पाई। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। अब बच्चों थोड़ा समझ के ले लो इसको। एक बार ये दोनों वैल्यूज़ मिल गए तो क्या मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल सकता हूँ। देखो अगले पेज पे लिखता हूँ बच्चों,
देफो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सएल जो है दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल, दैट इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 100 पाई इंटू एल कितना दिया हुआ था 1/पाई, इंडक्टेंस दिया हुआ है बच्चों, पाई और पाई कट हो गए, यानी कि मैं लिख सकता हूँ मेरा एक्सएल का वैल्यू जो है इज़ नथिंग बट 100 ओम। बच्चों ध्यान से देखो, अब एक बार एक्सएल का वैल्यू आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से अगर देखेंगे, हमको इक्वेशन ऑफ करंट निकालना है, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। और अगर सर्किट जो है वो प्योरली इंडक्टिव है, तो आपको पता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट जो रहता है वो लीड करता है कि लैग करता है करंट और वोल्टेज के रिलेशन में, हम सबको पता है ये। सो नाउ करंट जो है इक्वेशन, क्या पूछा था इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, सो करंट इक्वेशन इज I इज इक्वल टू, ध्यान देना इंस्टेंटेनियस करंट की बात हो रही है, सो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ये आगे चलता है या पीछे चलता है आप सबने पढ़ा हुआ है, राइट बच्चों। करंट जो रहता है कैपेसिटर में करंट आगे चलता है, जबकि इंडक्टर में करंट पीछे चलता है। सो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, और कितने से चलता है 90 डिग्री से, तो इसके लिए मैंने ऐसा लिख दिया इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब I इज इक्वल टू आई नॉट, देखो ध्यान से हमारे पास किसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी, क्वेश्चन कंपेयर करके ई नॉट का वैल्यू था हमारे पास। सो आई नॉट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन एक्सएल, ध्यान से देखना और समझना बच्चों। आई नॉट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन एक्सएल, राइट। पीक करंट इज पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इंटू साइन ऑफ ओमेगा, हमारे पास क्या था वही जो इक्वेशन थी 100 पाई टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब आपके पास आपके पास ई नॉट का वैल्यू है कितना 220 वोल्ट, और अपन ने एक्सएल अभी निकाला 100, सो पुट दिस, ये हो जाएगा साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस पाई बाय 2। सो बेसिकली बच्चों हमको क्या मिल गया, आई का जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू 2.2 साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस पाई बाय 2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। आई होप बच्चों सबको समझ में आया क्वेश्चन ये, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया। अब एक बार ये मिल गया बच्चों, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर अपन ने इसमें एक अल्टरनेटिंग गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो वो एसी गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करंट मेजर कर के बताएगा, ठीक है। सो हमको IRMS बोला था निकालने। IRMS क्या रहता है, देखो अपन सब ने पढ़ा हुआ है कि कोई भी करंट में RMS जो रहता है वो क्या रहता है, पीक वैल्यू अपॉन √2, ठीक है। पीक वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी, देखो ध्यान से क्वेश्चन में मेंशन था। आई नॉट जो है अभी मैंने लिखा ना आप लोगों के लिए, आई नॉट इज़ नथिंग बट हाउ मच इट इज़, ई नॉट अपॉन एक्सएल अपॉन √2, नहीं, और ई नॉट अपॉन एक्सएल कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो हमने किया था, ये हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू, ई नॉट की वैल्यू कितनी थी 220 डिवाइड बाई 100 एक्सएल डिवाइड बाई √2, यानी ये हो जाएगा 2.2 डिवाइड बाई √2, यानी IRMS जो है ये हो जाएगा आपका 2.2 इंटू 0.707 1/√2 का वैल्यू, यानी मुझे मिल जाएगा IRMS इज़ नथिंग बट अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 1.554 एम्पियर। तो बेसिकली एक बार अगर आपने आई नॉट को ई नॉट अपॉन एक्सएल लिख दिया, वहाँ से ये दोनों वैल्यूज जो हैं बच्चों वो कैलकुलेट हो जाते हैं। इतना सब कुछ आपको बोला था कैलकुलेट करने, जो मुझे लगता है आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आइए बच्चों ना एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं, अगेन इसमें ज़्यादा डेटा है कैलकुलेट करने के लिए। देखिए एक बार ध्यान से बच्चों, अ 25 माइक्रोन फैरेड कैपेसिटर, a 0.10 Henry inductor and a 25 ohm resistor are connected in series with an AC source whose EMF is given by this much volt। सो आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है, देखो C का वैल्यू फैरेड में कन्वर्ट कर लिया, फिर आपको इंडक्टेंस दिया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ EMF दिया हुआ है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, पहला रिएक्टेंस, फिर इम्पीडेंस, फिर करंट एंड फेज एंगल ऑफ द सर्किट। सो देखो फ्रीक्वेंसी निकालना है,
रिएक्टेंस यानी एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू निकालनी है, इम्पीडेंस यानी कि जेड की वैल्यू निकालनी है, करंट आई की वैल्यू निकालनी है और फेज एंगल फाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं, जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है ईएमएफ या वोल्टेज का, क्या दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 310 साइन, ये हो जाएगा 314t वोल्ट। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इससे कंपेयर करते हैं। सो कंपेयरिंग दिस विथ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे बच्चों, आइए अगले पेज पे लिखता हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगा, ई नॉट का वैल्यू जो है ये हो जाएगा मेरा 310 वोल्ट एंड हमारा ओमेगा जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 314 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान से देखना और समझना बच्चों। सो कंपेयर किया, ये दोनों वैल्यू जो है जो मुझे मिल गई है मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, एक बार ये दोनों वैल्यूज मिल गए बच्चों ना, फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, देखो ओमेगा जो रहता है वो रहता है 2πf। एक बार देखना, तो यहीं से f की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2π, यानी कि ओमेगा की वैल्यू तो है मेरे पास कितनी है, 314 अपॉन 2 इंटू, और पाई का वैल्यू जो है ना बच्चों थोड़ा बेटर कैलकुलेशन हो इसलिए मैं 3.14 ले लेता हूँ। अब अगर ध्यान से देखोगे ऊपर 314 है, नीचे है 3.14 ना, कट करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 314 इंटू नीचे का जो 3.14 है उसका 100 ऊपर आ गया, और नीचे ये 2 इंटू ये हो गया 314। अब आप देखो 314 ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, देखिए कट कर लेते हैं, और ये 2 और ये 50 से कट हो जाएगा, मतलब मुझे बेसिकली क्या बच गया, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 50। सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है 50 हर्ट्ज मिल गए मुझे बच्चों, ध्यान देना। सो वी हैव ई नॉट, वी हैव ओमेगा, फ्रॉम ओमेगा वी हैव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इतनी चीज़ें जब हमको मिल गई बच्चों, देखो ध्यान से, अब अपने को क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है वो ध्यान से समझेंगे। पहले हम फ्रीक्वेंसी एक बार मिल गया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे चलते हैं, एक्सी पे चलते हैं। एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा c, यानी कि 1/2πfc, ये हो जाएगा आपका 1/, देखो 2 इंटू पाई मैंने क्या रखा है पहले 3.14 तो वही रखा, इंटू फ्रीक्वेंसी है 50, इंटू सी की वैल्यू दी थी बच्चों कितनी, 25 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप बाई लॉग टेबल, आपको अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगा 127.4 ओम। ठीक, सो एक्सी का वैल्यू मिल गया बच्चों। आइए अगले पेज पे चलिए, ध्यान से देखिएगा। ऑल्सो अब एक बार एक्सी मिल गया तो एक्सएल भी निकाल सकते हैं। एक्सएल होता है ओमेगा एल, जो कि होगा 2πfl। वैल्यूज पुट करना है, एक्सएल इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी इज 50 इंटू इंडक्टेंस का वैल्यू बच्चों। ना इंडक्टेंस आप सब ने पढ़ा हुआ है कितना होता है, सॉरी दिया हुआ है कितना, ये 0.10। ठीक है, इंडक्टेंस का वैल्यू, तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 31.4 ओम। एक बार ये दोनों मिल गया तो आपको रिएक्टेंस पूछा था, सो हम लिख सकते हैं रिएक्टेंस जो है आपका, रिएक्टेंस XL माइनस XC का जो वैल्यू है, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ 31.4 माइनस हाउ मच इट इज़ 127.4, और इस वैल्यू का मॉड लिख लेंगे अपन, मैग्नीट्यूड से मुझे मतलब है, सो इट इज़ अप्रॉक्स 96 ओम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया रिएक्टेंस का बच्चों, 96 ओम जो है इस कैलकुलेशन फॉर दिस। ऑल्सो एक बार ये दोनों मिल गया तो इम्पिडेंस जो रहता है जेड क्या रहता है, इट इज़ नथिंग बट अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो वैल्यूज अभी पुट कर देना है। आर की वैल्यू कितनी दी हुई थी 25 ओम, सो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू ऑलरेडी मिली है, ये हो जाएगा 96 का स्क्वायर।
अब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जेड की वैल्यू जो है इज अप्रॉक्सीमेटली अंडर रूट दिस इज 625 राइट। 25 का स्क्वायर इज 625 प्लस 96 का स्क्वायर इज 9216। अपन ऐड कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 9841। इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए बच्चों, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 99.2 ओम मिलेगा। ठीक है, आइए अगले पेज पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ कि देयरफॉर जेड जो है इम्पीडेंस दैट इज़ नथिंग बट 99.2 ओम। अब एक बार ये मिल गया तो अभी ध्यान से देखो, एक बार इतना सब कुछ डेटा मिल गया। अभी आपको क्या पूछा है, IRMS निकालने के लिए। सो IRMS क्या रहेगा बच्चों, एक बार लिखूंगा, ध्यान से देखना। IRMS इज नथिंग बट I0 अपॉन √2। ठीक है, और I0 जो रहता है आपका I0, ध्यान से देखना, उसको अपन कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ EZ। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखोगे और समझोगे बच्चों। एक बार पीछे आना, एक बार डेटा में देख लो। हमारे पास एक्सेल है, XC है, Z है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई बच्चों। देखो फ्रीक्वेंसी निकल गया, रिएक्टेंस निकल गया, इम्पीडेंस निकल गया। अभी करंट I पूछा है आपको। ठीक है, तो करंट I पूछा है, RMS और इससे अपन निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे IRMS क्या होगा, देखो I0 अपॉन √2। और आप सबको पता है I0 क्या हो जाएगा, देखो I0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इट इज़ नथिंग बट E0 अपॉन Z। ठीक है, E0 अपॉन Z द होल अपॉन √2। E0 की वैल्यू है क्या हमारे पास, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। E0 की वैल्यू है क्या हमारे पास, है 310। सो E0 की वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये हो जाएगा 310 डिवाइड बाई 99.2 द होल अपॉन √2। ठीक है, सो 310 डिवाइड बाय 99.2 द होल अपॉन √2, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन √2 0.707 होता है, यानी ये हो गया 310 इंटू 0.707 डिवाइड बाई 99.2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको बच्चों यहाँ से IRMS का मैं लिख देता हूँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो मिल जाएगा 2.21 एम्पियर। आप चाहिए तो लॉग कैलकुलेशन से इसको वेरीफाई कर लेना बच्चों। ठीक है ना, आपको इसके साथ साथ उन्होंने फेज डिफरेंस भी पूछा था, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं tan phi जो रहता है। अगर आपने को ये सब दिया हो, अगर अपने को ये सब दिया हो तो tan phi किसके टर्म्स में अपन निकाल सकते हैं, देखो बच्चों एक बार। tan phi का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबने पढ़ा हुआ है, इट इज़ नथिंग बट Z। देखो इधर क्या आया है अपने पास, रिएक्टेंस है ना अपने पास, XL माइनस XC। सो tan phi इज नथिंग बट XL माइनस XC द होल अपॉन R। XL माइनस XC हमने कितना निकाला हुआ था, 96 अपॉन R की वैल्यू कितनी थी, 25। ठीक है, यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई कर लो, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको आएगा कितना, 3.84 डिवाइड कर लिया इसको तो यानी कि मैं निकाल सकता हूँ फाई जो है दैट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3.84 विच इज़ 75.4 डिग्री अप्रॉक्स। ठीक है, और इसको अगर अपन रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 1.316 रेडियन। आप सबको पता है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसे करते हैं, सो दैट आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग। सो बेसिकली मुझे फाई का वैल्यू रेडियन में आ जाएगा 1.316 रेडियन। ठीक है, डिग्री में ये है आपका 75.4 डिग्री और रेडियन में हो जाएगा 1.316 रेडियन। आई होप सारे वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट करे आप लोगों को अच्छे से समझ में आया बच्चों। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथ है और फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, आप फॉर्मूले ध्यान से पुट करोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। ओके बच्चों देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 18। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोन फैरेड, a coil of resistance 50 ohm and an inductance of 0.5 Henry are connected in series with a 110 volt 50 hertz source। तो बेसिकली आपको कैपेसिटेंस C का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखिए।
100 माइक्रोन फेराड को मैंने फेराड में कन्वर्ट कर लिया, 100 × 10⁻⁶ हो गया ये। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू दी हुई है 50 ओम, इंडक्टेंस दिया हुआ है आपको, एल की वैल्यू 0.5 हेनरी, और ये सब सीरीज में कनेक्ट किया अपन ने एसी सोर्स से, तो ये आपको हो जाएगा ERMS 110 वोल्ट, और ये आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब हमको क्या पूछा है उन्होंने, कैलकुलेट दी RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, मतलब हमको RMS करंट IRMS की वैल्यू कैलकुलेट करके उनको देनी है, ठीक है बच्चों। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूलेज देख लीजिए आप ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, XL और XC का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सो XL और XC के लिए क्या करेंगे, देखो XL होता है हमारा ओमेगा L, ये होता है हमारा 2πfL, वैल्यू सारे हमको पता है। सो बेसिकली 2 × 3.142 इंटू आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 इंटू L का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, इसके सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको XL का आंसर मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 157.1, ठीक है। लॉग कैलकुलेशंस आप कर लेना बच्चों, मैं आपको खाली फॉर्मूलेज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो 157.1 ओम ये हो गया हमारा XL का वैल्यू। ऑल्सो अब जैसा मैंने XL का बताया ऐसे ही XC क्या होता है बच्चों, XC होता है 1/ωc, वो होता है 1/2πfc। सारे वैल्यूज वापस अपने को सब्स्टिट्यूट करने हैं। आइए अगले पेज पे ध्यान से देखिएगा। सो XC हो जाएगा मेरा, दैट इज़ नथिंग बट 1/2 इंटू पाई, यानी कि 3.142 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 इंटू C का वैल्यू अपने को कितना दिया हुआ था 100 माइक्रोन फेराड, यानी ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻�6, ठीक है। अगेन सिंप्लीफाइंग, हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है इसका XC का वो अपने को मिलेगा 31.83 ओम। लॉग कैलकुलेशन से बच्चों आप ये वेरीफाई कर सकते हो। तो देखो पीछे हमको क्या मिल गया था, XL का वैल्यू, फिर हमको यहाँ पे XC का वैल्यू मिल गया, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान देना, Z का फॉर्मूला क्या होगा, Z हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XCD होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, Z हो जाएगा √R की वैल्यू, सो R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, तो यहाँ पे मैंने लिखा 50 का स्क्वायर प्लस XL कितना था अपने पास में 157.1, ऑल राइट। सो ये आ गया आपका 157.1 माइनस XC इज 31.83 का स्क्वायर। ना अगेन इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, लॉग टेबल के हेल्प से आप कर सकते हैं। ये आपको वैल्यू अप्रॉक्सीमेट Z की जो आएगी इज 134.88 ओम, ठीक है। लॉग कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं बच्चों बाद में। एक बार ये सारे वैल्यूज मिल गए बच्चों, तो अब क्या करना है, देखो हमको क्वेश्चन में पूछा था IRMS कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। IRMS जो रहेगा ये क्या रहेगा, ERMS अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट विच इज इम्पीडेंस Z। अब ERMS का वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ बच्चों, 110 वोल्ट दिया हुआ था, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया 110 वोल्ट, ठीक। डिवाइड बाय Z का वैल्यू अपने को कितना मिला 134.88। आप अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपको IRMS यूजिंग लॉग टेबल आप कर लीजिए इसको, ये आपको अप्रॉक्सीमेट IRMS का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो आएगा बच्चों 0.816 एम्पियर। सो दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ RMS करंट ऑफ योर AC सप्लाई, ठीक है। आई होप बच्चों सबको समझ में आया है क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए ना अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर व्हिच व्हेन पुट इन सीरीज विथ अ 10 ओम रजिस्टर। तो जब हम कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे किसी रजिस्टर से, मेक्स द पावर फैक्टर इक्वल टू 0.5, एज्यूम एन 80 वोल्ट 100 हर्ट्ज AC सप्लाई। तो ये आपका ERMS हो गया 80 वोल्ट, आपका ये फ्रीक्वेंसी हो गया 100 हर्ट्ज, आपको पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.5, और आपको बोला है कि एक कैपेसिटर है उसको अपन सीरीज में लगा रहे हैं किसी रजिस्टर के साथ में। तो R की वैल्यू दे दी है, देखिए बच्चों एक बार, पावर फैक्टर दिया हुआ है, ERMS फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हमको कैपेसिटी बोला है फाइंड करने के लिए, ठीक ना बच्चों। ध्यान से समझना, हम सबको पता है पावर फैक्टर जो रहता है cos phi, वो क्या रहता है, पावर फैक्टर cos phi का जो वैल्यू रहता है इज नथिंग बट R/Z। cos phi हमको दिया हुआ है 0.5, R हमको दिया हुआ है 10,
तो यहाँ से हम z आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा z हो जाएगा z इज इक्वल टू 10/0.5, दैट बिकम्स 100/5 एंड दैट बिकम्स 20, यानी कि मेरे को z की वैल्यू मिल गई 20 ओम। अब थोड़ा समझना बच्चों, एक बार z का वैल्यू मिल गया, ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड करने के लिए, कैपेसिटी बोला है फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अभी कैपेसिटी, सिंस क्वेश्चन में इंडक्टर तो लगाया नहीं है, तो इंडक्टर लगाया नहीं है तो हमको क्या पता होता है, देखो अगर इंडक्टर नहीं है, खाली रजिस्टर और कैपेसिटर है सर्किट में, तो z का फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, इट इज़ √r² प्लस XC का स्क्वायर। ध्यान से देख लेना बच्चों, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो यहाँ से XC अपने को मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, z का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया, मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, सो z² इज इक्वल टू r² प्लस XC का स्क्वायर हो गया ये, ठीक। यहाँ से हमको XC का स्क्वायर मिल जाएगा z² माइनस r², विच इज ध्यान देना बच्चों, यहाँ से XC को अपन क्या लिख सकते हैं, √z² माइनस r², और यहाँ से XC होता है 1/ωc विच इज़ 1/2πfc। बच्चों मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ध्यान देना अभी। सो XC इज़ 1/ωc विच इज़ नथिंग बट 1/2πfc विच इज़ इक्वल टू √z² माइनस r², ठीक। तो यहाँ से C बच्चों अपने को निकालना है, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। तो अभी अपन क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, C हो जाएगा, C इज इक्वल टू 1/2πf √z² माइनस r²। अभी अपने को खाली वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक बार वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं। C इज इक्वल टू 1/, ये आपका हो गया 2 इंटू पाई आप ले लीजिए 3.142, ठीक है, इंटू फ्रीक्वेंसी हमको कितना दिया हुआ था बच्चों क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी एक बार चेक कर लेंगे अपन क्वेश्चन में जाके, 100 हर्ट्ज दिया है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 100 इंटू √z²। z की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, एक बार चेक करो, z की वैल्यू आई है 20 और r है 10, सो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों इसको, अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है बच्चों। अभी क्या करना है देखो, कुछ स्टेप सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3.142 इंटू 100 इंटू, अभी देखो ये √400 माइनस 100 बिकम्स √300, राइट, एंड दैट इज नथिंग बट C इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.142 इंटू 100 इंटू √3, और 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 10। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यूजिंग लॉग एंड ऑल, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा बच्चों 9 अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख देता हूँ बच्चों, 9.2 इंटू 10⁻⁻5 फेरेड। अप्रॉक्सीमेट आंसर कैपेसिटेंस का आपको मिल जाएगा इतना। आई होप बच्चों सबको समझ में आया होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप आराम से कर पाओगे इसको, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ज अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू RMS वैल्यू। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज बोला हुआ है और करंट जो है वो चेंज कहाँ से कहाँ कर रहा है, 0 से RMS वैल्यू। सो I चेंजेस फ्रॉम 0 टू RMS, यानी कि I का वैल्यू IRMS के बराबर, और IRMS किसके बराबर रहता है, I0/√2 के। आई होप बच्चों आप लोग ये जानते हो, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड अपने को पूछा है इसके लिए। अब देखो ध्यान देना और समझना, हम सबको पता है करंट का इक्वेशन क्या रहता है, वी नो दैट I इज इक्वल टू I0 इंटू साइन ओमेगा टी। देखो ऐसा रहता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, और ओमेगा सिंस फ्रीक्वेंसी दिया है, मैं इसको इस फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ कि इट इज़ I0 साइन ओमेगा के जगह पे हमने लिख दिया 2πft बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से I का जो वैल्यू है बच्चों वो कितना दिया हुआ है, I0/√2, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है कि I जो है जब IRMS बन जाए,
और आई आर एम एस कितना होता है, आई नॉट अपॉन रूट टू, तो मैंने आई की जगह पे लिख दिया आई नॉट अपॉन रूट टू, इधर है हमारा आई नॉट, इधर साइन, ये हो गया 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है मेरे पास 50 इंटू टाइम मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक, अब देखो बच्चों ध्यान से देखोगे तो दोनों साइड जो है हमारा आई नॉट की वैल्यू जो है वो कट हो जाएगी, इधर 1 अपॉन रूट टू बचेगा मेरे पास में, और 1 अपॉन रूट टू जो रहता है बच्चों, टू बी प्रिसाइज 1 अपॉन रूट टू इज नथिंग बट साइन 45 डिग्री। तो मैं ये साइड क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन, और ये हो जाएगा 100 पाई टी। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, अब दोनों साइड साइन और साइन कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, कट करके दिखाएंगे नहीं तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 इज इक्वल टू 100 पाई टी। अब अगर ध्यान से आप देखते हो बच्चों तो हमको क्या कैंसिल हो रहा है, दोनों साइड में पाई और पाई जो है वो आपका कैंसिल हो गया, टी जो है वो नीचे आएगा, ये आपका 1 हो गया। तो मैं अगले पेज में जाके ये लिख सकता हूँ बच्चों कि टी जो है 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू, एक बार चेक कर लीजिए, 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 100 टी इज इक्वल टू 100 टी, यानी कि टी हो जाएगा 1 अपॉन 400 सेकेंड्स, विच इज़ नथिंग बट डिवाइड करोगे सीधा ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए ना अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन एक बार समझ लेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इन पिकोफैरेड, कैपेसिटी किस में निकालना है, पिकोफैरेड में, याद रखो, विच विल मेक 101.4 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है, टू ऑसिलेट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। सो आपको इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, देखो माइक्रो हेनरी है तो हेनरी में कन्वर्ट कर लिया इंटू 10⁻⁻6 करके, और आपको फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज दिया था, मेगा को अपन कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल में तो ये इंटू 10⁻6 कर लिया अपन ने। कैपेसिटी अपने को निकालना है बच्चों, देखो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है, आप सब ने करा है ये, कि जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो रहता है 1/2 पाई अंडर रूट LC, बराबर। सो ये फॉर्मूले में अपने को क्या निकालने पूछा है, C, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, ये हो जाएगा f² इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर LC। यहाँ से हमको C निकालना है तो C हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर L इंटू f²। आई होप बच्चों सबको समझ में आया ये। आइए अगले पेज पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमको C की वैल्यू मिल जाएगी, C इज इक्वल टू 1/, नीचे सब आएगा सारा वैल्यूज, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर, पाई इज 3.142 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 पाई स्क्वायर हो गया बच्चों। अभी उसके बाद क्या था देखेंगे एक बार, L की वैल्यू कितनी थी, 101.4 इंटू 10⁻⁻6, दिस वॉज योर L, ठीक है, इंटू F, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10⁻6, तो यहाँ पे क्या है 10⁻6 का स्क्वायर कर लेंगे अपन, ठीक है। अब इसको बाय लॉग टेबल बच्चों आप लोग कैलकुलेट करोगे, लॉग कैलकुलेशंस आई एम स्किपिंग, ठीक है। So while solving this you will be getting this as 249.8 into 10⁻⁻12 फैरेड। लॉग टेबल से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं बच्चों, और ये 10⁻12 क्या रिप्रेजेंट करता है, पीको, तो यानी ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 249.8 पीको फैरेड। ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैपेसिटेंस की आएगी। आई होप बच्चों सबको समझ में आया होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, देयर इज नो टफ थिंग इनटू दिस, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट, क्या दिया हुआ है, 10 माइक्रोन फैरेड कैपेसिटर। सो कैपेसिटेंस दिया हुआ है माइक्रोन फैरेड, देखो यहाँ से फैरेड में कन्वर्ट कर लिया, इज चार्ज टू 25 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल दिया हुआ है। The battery is disconnected and a pure 100 मिली हेनरी coil is connected across the capacitor. So inductance दिया हुआ है, so that LC oscillation are set up. Calculate the maximum current in the coil. तो C है आपके पास, V है, L दिया हुआ है, मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है बच्चों। ध्यान से देखो, आपको पता है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन
जो एनर्जी हमारा कैपेसिटेंस के टाइम पे था हैज़ टू बी इक्विवेलेंट विथ एनर्जी विच विल बी एट इंडक्टर। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर must be equal to energy stored in inductor। और आप सबको पता है दोनों का फॉर्मूला हमको पता है, हमने डेरिवेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बच्चों। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज नथिंग बट हाफ CV², और आपका एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज नथिंग बट हाफ Li²। ठीक है, दोनों साइड हाफ हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सो हाफ हाफ दोनों साइड कैंसिल कर दीजिए। हमको करंट पूछा है निकालने के लिए, तो अभी मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। अभी ये हो जाएगा यहाँ से I जो है दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, I इज इक्वल टू CV² अपॉन L का स्क्वायर रूट। दिस इज व्हाट आई डिड। ठीक है, आ जाओ अगले पेज में वैल्यूज पुट करते हैं। सो देयरफॉर I जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, अब हमारा C का वैल्यू हमारे पास क्या था, C वॉज 10 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, सो दिस इज 10 × 10⁻⁻⁶ इंटू V का स्क्वायर, CV² था ना, सो V का स्क्वायर 25 का स्क्वायर इज 625। ध्यान देना बच्चों। सो 25 का स्क्वायर इज 625 डिवाइड बाय, अभी नीचे क्या है L की वैल्यू कितनी दी है 100 × 10⁻³ सो यहाँ पे लिखा मैंने 100 × 10⁻³ बच्चों ध्यान से देखोगे तो I कितना हो जाएगा, देखो एक बार ऊपर है, देखो 10 × 10⁻⁻⁶ यानी कि 10⁻⁻5 इंटू 625 डिवाइड बाई, नीचे क्या हो जाएगा 100 × 10⁻³ इज 10⁻⁻1। ध्यान से देखना बच्चों। अच्छा ऊपर अब 10⁻⁻5 10⁻⁻1 कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 625 बेसिकली क्या था 25 का स्क्वायर, बराबर। अब देखो 10⁻⁻4 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻⁻2 इंटू 25 का स्क्वायर बाहर आएगा स्क्वायर रूट के, तो कितना हो जाएगा 25, बराबर। यानी कि मुझे जो करंट का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.25 एम्पियर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर दैट वी नीड टू गेट। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आई होप आपको सबको समझ में आया है क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना और समझना इसको ना। अगेन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, 100 माइक्रोन फैराड कैपेसिटर इज चार्ज विद 50 वोल्ट सोर्स सप्लाई। सो कैपेसिटेंस दिया है, वोल्टेज दिया है, देन सोर्स सप्लाई इज रिमूव्ड एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ विच 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टेंस। तो कैपेसिटेंस दिया था, कन्वर्ट किया फैराड में, वोल्टेज दिया था बच्चों, इसमें करंट दे दिया है। और पिछले और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि पिछले में हमको करंट निकालना था, इंडक्टेंस दिया था, यहाँ पे करंट दिया हुआ है और इंडक्टेंस निकालना है। देखो ठीक है, सिंपल फंडे पे चलेंगे। सो फ्रॉम energy conservation principle, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं कि एनर्जी stored in capacitor must be equal to energy stored इन इंडक्टर। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। सो सिंपली हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हाफ CV² और ये हो जाएगा हाफ Li²। ठीक है, दोनों साइड हाफ और हाफ कट कर लो। ठीक है, और यहाँ से अभी हमको क्या निकालना है, L की वैल्यू निकालनी है। सो L बेसिकली हो जाएगा CV² अपॉन I²। ध्यान देना, अगले पेज पे आ जाओ बच्चों। सो L की वैल्यू हो जाएगी L इज इक्वल टू CV²। नो C कितना दिया था 100 माइक्रोन फैराड था ना, सो ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁻6 इंटू V²। V का वैल्यू कितना था 50, सो 50 का स्क्वायर CV² अपॉन I²। I का वैल्यू कितना दिया था 5, सो दैट इज़ 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁻6 इंटू 50 का स्क्वायर इज 2500 अपॉन 5 का स्क्वायर इज 25। अब अगर ध्यान से देखते हैं बच्चों 25 और ये हो जाएगा 100, और फिर देखो ये 100
ध्यान देना बच्चों, ये 100 और ये 100 10⁻⁴, और ये कट होकर के कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो अभी ये कितना हो जाएगा, L की वैल्यू हो जाएगी, L इज़ नथिंग बट 10⁻² हेनरी, एंड देयरफॉर आई कैन सिंपली राइट दिस एज 0.01 हेनरी। तो आपका ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस इज नथिंग बट 0.01 हेनरी। आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमने एसी सर्किट के सारे अनसॉल्व्ड एमसीक्यूज और सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए। अच्छे से इसको बैठ के समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट स्टूडेंट।